हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है आपने तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज। आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये वो महिला है जिन्होंने बहुत सारे इश्यूज पे काम किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके इलेक्शन कमीशन पर, आरटीआई। इन्होंने कई सारे इश्यूज पे लगाए हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर आरटीआई पे बात करेंगे जो कि बिहार एसआईआर से रिलेटेड है। सो थैंक यू सो मच अंजलि जी फॉर ज्वाइनिंग। एंड जैसा मुझे पता चला, जैसे आपने शेयर भी किया कि आप लोगों ने दो आरटीआई लगाया था एसआईआर के ऊपर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बिहार। तो आप थोड़ा बताएंगे, एक तो कि क्या आरटीआई लगाया था आपने, दो अलग अलग जो आरटीआई लगाए थे, और उसका क्या जवाब आया। थैंक यू पूनम। पहली जो आरटीआई हम लोग ने लगाई थी वो थी कि पूरा जो एसआईआर की एक्सरसाइज शुरू की गई है और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम ये केवल बिहार में नहीं करेंगे एक्सरसाइज, हम ये पूरे देश में एक्सरसाइज करेंगे। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार के 8 करोड़ लोगों को आज झेलनी पड़ रही है। अब हमें मालूम है कि देश में जो 100 करोड़ वोटर्स हैं सबको अपनी वोटर होने की एलिजिबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट निकाली है कि आप उनमें से एक डॉक्यूमेंट देंगे तभी हम मानेंगे कि आप सिटीजन हैं, आप एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। और ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। तो एक बड़ा पैनिक और एक एंजाइटी का माहौल भी बना हुआ है, क्योंकि लोगों को ये डर है कि अगर उन वो अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास सबके पास है नहीं बर्थ सर्टिफिकेट्स अपने अपने पेरेंट्स के और पासपोर्ट और ये सब चीजें, तो उनका जो अधिकार है वोट करने का वो जा सकता है। बल्कि ये भी एक डर है कि ये पूरी एक्सरसाइज शायद एनआरसी की एक्सरसाइज हो रही है फ्रॉम द बैक डोर, क्योंकि इसमें सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। और ये भी प्रावधान है कि अगर कोई भी इलेक्टोरल ऑफिसर को ये लगता है कि कोई सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल है, तो वो उनका नाम और उनकी जो शिकायत है उनके बारे में केस को वो रेफर कर सकते हैं टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द सिटीजनशिप एक्ट। तो ये पूरा माहौल जो बना हुआ है, सवाल एक बड़ा उठ रहा है कि ये क्यों करने की जरूरत थी इलेक्शन कमीशन को, आखिरकार क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी। और जब इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना था, उन्होंने उसमें लिख के दिया कि हमने एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल करा और उस इंडिपेंडेंट अप्रेजल के बाद हमने ये सोचा कि हमें ये एसआईआर पूरे देश में करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इंडिपेंडेंट अप्रेजल में आखिरकार इलेक्शन कमीशन को मिला क्या, ऐसी क्या चीज इलेक्शन कमीशन को आपत्तिजनक मिली, क्या उन्हें कुछ ऐसी सूचना मिली इंडिपेंडेंट अप्रेजल में कि उन्हें लगा कि बहुत सारे नॉन जो नेशनल्स हैं, जो देश से नहीं है हमारे, उनका नाम वोटर लिस्ट पे है। क्या उनके सामने ऐसी सूचनाएं आई जिससे कि उन्होंने उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है। दिस इज अ वेरी वेरी मैमथ एक्सरसाइज। लेकिन चुनाव आयोग ने कहीं पर भी ये इंडिपेंडेंट अप्रेजल शेयर नहीं करा, ना तो लोगों के साथ किया ना सुप्रीम कोर्ट के साथ किया। तो एक चीज जो इलेक्शन कमीशन से आरटीआई एप्लीकेशन में मांगी गई वो थी कि आप हमें वो इंडिपेंडेंट अप्रेजल, अगर आपने कोई किया है, कोई स्टडी करी है जिसके बेसिस पर आपने ये पूरा एसआईआर शुरू किया है, उसकी कॉपी हमें दे दीजिए। एक ये सवाल था। दूसरा सवाल था कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने के लिए एक लंबी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रही होगी। एकदम से सुबह उठकर तो 24 तारीख जून को इलेक्शन कमीशन नहीं कहेगा कि हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तो क्या चीजें थी, वो फाइलें हमें शेयर कर दी जाए जिसके अंदर पूरा जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस था उसकी फाइलें हमने मांगी, जिससे मालूम पड़े कि भाई क्यों करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन हमारे देश के ये एक्सरसाइज। और आपको याद होगा पूनम कि ये सारी इस तरीके की सूचनाएं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए भी मांगी गई थी कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए थे तो आखिर क्यों लाए गए थे, और पूरी फाइल्स हमें मिली थी आरटीआई एक्ट के तहत। तो ऐसा नहीं है कि ये सूचनाएं पहली बार हम किसी चीज के लिए मांग रहे हैं। डिसीजन जब रीच करती है सरकार किसी चीज पे या कोई पब्लिक अथॉरिटी, ये रूटीनली हम लोग सूचनाएं मांगते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्यों हुआ ऐसा और क्यों किया गया।
लेकिन चौंका देने वाली सूचना आज हमारे सामने आई है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है कि बेसिकली नो इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट्स। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में, जब हमने इंडिपेंडेंट अप्रेजल की कॉपी मांगी, हमने सारी डिसीजन की फाइल्स मांगी कि आपने एसआईआर कैसे डिसाइड किया, आपने किया है, उसमें सारा कुछ शेयर करने की बजाय अंडर द आरटीआई एक्ट उन्होंने हमें केवल 2025 का जो एसआईआर का ऑर्डर और गाइडलाइंस निकाली है सरकार ने, वो दे दी। और जो इलेक्शन कमीशन ने निकाली थी गाइडलाइन, जो हम सबके पास है ऑलरेडी, और साथ में एक लाइन में लिख दिया, फर्दर नो अदर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट्स। तो व्हाट आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री सपोज टू अंडरस्टैंड? हम लोग जो कि हम कहते हैं कि हमारा जानने का अधिकार है किसी लोकतंत्र में, हम सिटीजन हैं, तो हमें क्या समझ में आना चाहिए कि चुनाव आयोग अब हमें ये कह रहे हैं कि हमने कोई फाइल ही नहीं रख रखी इलेक्शन कमीशन में जिसके अंदर ये सारे डिसीजन हमने कैसे रीच किया, उसके अंदर कोई भी पेपर नहीं है। अंजलि जी, थोड़ा सा व्यूअर्स को समझाएंगे ये इंडिपेंडेंट अप्रेजल का मतलब क्या होता है, वो क्या देखिए प्रक्रिया है? देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है एसआईआर को लेकर, तो एक बार बार बात उठी है कि भाई आखिर क्यों करने की जरूरत थी ये पूरी एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन को। और ये एक्सरसाइज अगर करनी थी तो ना तो किसी को इसके बारे में कानो कान खबर हुई, क्योंकि कोई सूचना नहीं दी गई थी। दिस एक्सरसाइज वाज अनाउंस्ड इन कंप्लीट सीक्रेसी। लोगों को तो कुछ मालूम नहीं था। 24 जून को सडनली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये ऑर्डर और गाइडलाइन निकाले गए, हम सबको पहली बार पता चला। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कहा उनको भी कि नहीं पता। हमें भी नहीं पता था। कंसल्टेशन तो बहुत दूर की बात है, सूचना ही नहीं थी कि ये होने वाला है। तो ये जब बार बार चर्चाएं हुई, तो अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को जो दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, और हमने एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल किया, और उस इंडिपेंडेंट अप्रेजल के बेसिस पे हमने ये तय किया कि हम ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे, बिहार से शुरू करेंगे और पूरे देश में करेंगे। तो ये जो इंडिपेंडेंट अप्रेजल है, एक स्वतंत्र आंकलन, अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो कर रहा है, तो भाई उसमें कुछ तो आपने देखा होगा। आपने क्या वो इंडिपेंडेंट अप्रेजल किसी एक कंपनी से कराया, किसी थर्ड पार्टी से कराया, आपने खुद किया, आपके स्टाफ ने किया, आपके सामने कुछ तथ्य रखे गए जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आपने इंडिपेंडेंट अप्रेजल किया? अब ये भी कोई जानकारी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। हालांकि उन्होंने 800 पन्ने का एफिडेविट दिया था, लेकिन उन 800 पन्नों में ये इसके कहीं ऊपर भी कोई कनेक्ट। जानकारी नहीं दी कि इंडिपेंडेंट अप्रेजल था क्या। विच इज वाई ये आरटीआई एप्लीकेशन में पूछा गया कि आप हमें बताइए, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट अप्रेजल आपने किया है, क्योंकि इन्होंने लिखा है खुद ही, तो अगर आपने इंडिपेंडेंट अप्रेजल किया है, कोई स्टडी करी है, कोई रिसर्च करी है, तो उसे हमें शेयर कर दीजिए। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि नो सच इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट्स। ये कहा जा रहा है कि हम कह रहे हैं कि चलिए इंडिपेंडेंट अप्रेजल, तो फाइल तो कोई होंगी जो आपने मिनिस्ट्री को भेजी होगी, किसी को आपने आपस में फाइल कोई चलाई होगी कि हम अब ये इंडिपेंडेंट अप्रे ये एसआईआर करेंगे पूरे देश में। मतलब कोई तो अगर डॉक्यूमेंटेशन हो। डॉक्यूमेंटेशन हर एक महकमे में, जो सरकारी पब्लिक अथॉरिटी है, देखिए हमने अंग्रेजों से कोई अच्छी चीज अगर एक हमें विरासत में मिली है, वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी। डॉक्यूमेंट्स, ब्यूरोक्रेसी और डॉक्यूमेंट बनते हैं। डॉक्यूमेंटेशन तो फाइल ये चलती है, जो हम हिंदी एक में कहते हैं ना, फाइल फाइल चलती है, चलाते हैं। बिल्कुल। और उस फाइल चलने की जो प्रक्रिया है, उसे आरटीआई में जब निकाला जाता है तो साफ पता चलता है कि कौन क्या कह रहे थे। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुझे XYZ ने ये कहा है कि आप ये एक्सरसाइज करिए? भाई हम्म। सारा कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसमें तो सिग्नेचर्स होते हैं बाबू लोगों के, जिन्होंने उसमें सबके रजामंदी दी। सिग्नेचर होते हैं। कई बार कोई इलेक्शन कमिश्नर कहे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो लोगों के पास है नहीं। मतलब कैसे तय किया गया कि 11 डॉक्यूमेंट्स होंगे?
कैसे तय किया गया कि पूरे देश में होगा, कैसे तय किया गया कि बिहार से शुरू होगा, कैसे तय किया गया कि हम लोग एलिजिबिलिटी देखेंगे, जो अभी तक जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऐसी एक्सरसाइज कभी नहीं हुई इन द पास्ट। लेकिन इसी पे अब दूसरे आरटीआई पे भी हम बात करते बिल्कुल हैं। आपकी बिल्कुल। 2003 वाला जो जी एक्सरसाइज निकली थी, बिल्कुल। उस पे तो क्या लगाया था आपने तो देखिए, जो एक और सवाल पूनम जो बार बार उठ रहा है इस एसआईआर को लेकर, वो यही है कि बिहार में कहा जा रहा है कि अगर आपका नाम 2003 के इलेक्टोरल लिस्ट पे है तो आपको कोई अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रिजम्पटिव सिटीजनशिप मानी जा रही है। और जब ये भी कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन से कि आप तो एनआरसी करते दिख रहे हैं, आपने तो आज तक कभी ऐसे नहीं कहा कि आप पासपोर्ट दीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए टू प्रूव योर सिटीजनशिप, आप पहली बार कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन तुरंत कहते हैं कि हमने ये एक्सरसाइज पहले भी की है। बिहार में 2003 में हमने ये एक्सरसाइज की थी, और इसीलिए हम 2003 के इलेक्टोरल रोल्स को स्पेशल भी मान रहे हैं। तो हमने आरटीआई एप्लीकेशन में यही सवाल पूछा कि अगर आपने की थी ये एक्सरसाइज 2003 में, ऐसे ही की थी, तो 2003 के भी गाइडलाइंस और ऑर्डर्स हमें दे दीजिए आप। हाँ, लोग खुद ही देख लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई ऐसा ही बात है, इलेक्शन कमीशन पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, एनआरसी नहीं हो रहा है, और ये जो प्रिजम्पटिव सिटीजनशिप 2003 को दी जा रही है ठीक बात है, कोई आर्बिट्ररी बात नहीं कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। तो यही मांगा आरटीआई एप्लीकेशन में कि 2002 और 2002-3 में जो पूरी एक्सरसाइज हुई इंटेंसिव रिवीजन की बिहार में, उसकी जो हमें गाइडलाइंस और ऑर्डर है उनकी कॉपी दे दीजिए। अब उस पर भी चुनाव आयोग ने केवल 2025 की गाइडलाइन हमें थमा दिया और कोई सूचना और नहीं दी। अब मतलब आज सच में देख के ये लगा कि क्या जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बैठे हैं इलेक्शन कमीशन में, वो पढ़ नहीं पा रहे कि सवाल क्या है। सवाल सीधा वो सीधा है, सवाल पढ़ रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मेरे या ख्याल फिर वो ज्यादा वही मैं कहने वाली थी पूनम के सवाल पढ़कर भी वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। है। मतलब हम मांग रहे हैं 2003 में जो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हुआ उससे संबंधित गाइडलाइंस, और वो हमें दे रहे हैं 2025 में जो हुआ उसकी गाइड, जो हो रहा है उसकी गाइडलाइंस, जो कि सब जगह अवेलेबल है, हमें मांगने की जरूरत नहीं है आरटीआई एप्लीकेशन में उसको। तो मतलब ये दो जो आज आरटीआई एप्लीकेशंस के जवाब आए हैं, ये तो किसी को भी शक में डाल देंगे। मैं पूनम, हम लोग जब भी डिस्कशन करते हैं यही बात होती है कि जब लोगों को कोई डाउट होता है, सबसे अच्छा तरीका किसी भी सरकार या पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी अधिकारी हो, पब्लिक अथॉरिटी हो, उनके पास होता है कि आप सारी सूचना सामने रख दीजिए। यहाँ पर लोगों को अगर कुछ शक हो रहे हैं, कुछ सवाल है उनके मन में, सवाल पूछे जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन देने की बजाय गोपनीयता के पीछे छुपा जा रहा है। हर एक स्टेप पर हम ये देख रहे हैं। और इसमें मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो इंफॉर्मेशन आपने मांगा है, इसमें ना कोई नेशनल सिक्योरिटी वाली बात है, ना कोई प्रिवेसी ब्रीच वाली बात है। ये डॉक्यूमेंट्स तो वो डॉक्यूमेंट्स है जिस पर इन्होंने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लगाया और ये क्लेम किया है कि 2003 में चार डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, वो बर्थ सर्टिफिकेट और तीन डॉक्यूमेंट्स जो कि सिटीजनशिप, पासपोर्ट, बर्थ पासपोर्ट, हाँ, सर्टिफिकेट्स और ये सब, हाँ, हाँ। कि सिटीजनशिप का प्रमाण था। अब हम 11 मांग रहे हैं, यानी कि हम लोगों को ज्यादा ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने मांगा विच इज कम्प्लीटली लीगल इन द वे कि इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं है और उन्हें शेयर करना चाहिए। तो मैम, आप ये बताएं कि ये दो आर्टे, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जो आपके बात से मुझे लग रहा है कि इस तरह से सूचना को दबाया जा रहा है, वो भी इंटेंशनली। तो अब जब आप ये देख रहे हैं आरटीआई में, और ये पहला एक्सपीरियंस नहीं रहा है आपका इलेक्शन कमीशन के साथ, इसके पहले भी आपने किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को जो आपने मांगा लेकिन इन्होंने नहीं पब्लिक किया, जो कर सकते थे? पूनम, जो आपने पहले बात कही मैं पहले उसका जवाब दे दूं।
इलेक्शन कमीशन खुद भी नहीं कह रहा कि ये एग्जेम्प्ट होना चाहिए अंडर द आरटीआई एक्ट। अगर हम आरटीआई में जो उन्होंने जवाब दिया है उसे देखें, कहीं पे वो नहीं कह रहे कि ये प्रिवेसी का हनन होगा इसलिए नहीं दे रहे, कहीं पे वो ये नहीं कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाएगा इसलिए नहीं दे रहे हैं। सिंपली दे आर सेइंग इंफॉर्मेशन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इलेक्शन कमीशन हमें ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा कदम उठा दिया इलेक्शन कमीशन ने, एक फाइल नहीं इलेक्शन कमीशन ने खोली जिसके बेसिस पर ये डिसीजंस लिए गए, किसी का सिग्नेचर नहीं आया। मतलब ये किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है इलेक्शन कमीशन की। मुझे तो लगता है इसी पर अगर सुप्रीम कोर्ट में अड़ जाए हमारे जजेस, तो इलेक्शन कमीशन शुड बी रियली टेकन टू टास्क। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, आप कैसे डिसीजंस ले रहे हैं विदाउट डॉक्यूमेंटिंग एनीथिंग? दैट मीन्स आप पूरी तरह से जवाबदेही से भाग रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इसमें नहीं कह रहा कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी की बात है, प्रिवेसी की बात है भी नहीं। और ना वो खुद कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास। और फिर 2003 का जब मांगा जा रहा है 2025 का पकड़ा रहे हैं, एज इफ उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। दिस इज वेरी वेरी अनएक्सेप्टेबल। बट आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस पूनम हम लोगों का बार बार इलेक्शन कमीशन के साथ हो रहा है पिछले कुछ सालों में। और ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी रही है जो कि अबव रिप्रोच रही है मोस्ट ऑफ द टाइम इन आर कंट्री। मोर और लेस हमें नजर आता है कि हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और जो इलेक्शन कमीशन है बाय एंड लार्ज फ्री, फेयर, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं, इम्पार्शियल रेफरीज के तरह से काम करते हैं। लेकिन जो रवैया पिछले कुछ सालों में चल रहा दिख रहा है वो बहुत ही कंसर्निंग है। आपने भी पूनम 2019 के चुनावों के बाद जब ये सवाल उठाए थे कि वोटर टर्नआउट के अंदर क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ियां नजर आ रही हैं, उस समय से हम लोग यही कह रहे हैं कि देखिए जब वोटिंग होती है, लोग वोट करने के लिए आते हैं, कितने लोग वोट करने के लिए आए, ये तो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है डेमोक्रेसी में। और वोटर टर्नआउट मतलब कितने लोग वोट करने के लिए पहुंचे किसी पोलिंग बूथ पर, वो एक स्टैट्यूटरी फॉर्म में लिखा जाता है, फॉर्म 17C पार्ट 1। और उसकी कॉपी की मांग लगातार चल रही है। इलेक्शन कमीशन को बार बार लिखा जा रहा है कि फॉर्म 17C पार्ट 1 आप लोगों के साथ मुहैया शेयर कर दीजिए, उनको मुहैया करा दीजिए, जिससे कि वो खुद देख सकें कि क्या वोटर टर्नआउट रहा। अब इलेक्शन कमीशन जमे हुए हैं अपनी पोजीशन पे कि फॉर्म 17C पार्ट 1 हम नहीं देंगे लोगों को। और ना देने के लिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारा तो जो ड्यूटी है वो कैंडिडेट्स के जो पोलिंग एजेंट है उनको देने की है, लोगों को देने की नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन भूल रहे हैं कि हमारे देश में चुनाव कैंडिडेट्स और उनके पोलिंग एजेंट्स के लिए नहीं कराए जाते? देश में चुनाव जो है वो आपके मेरे और हम सारे नागरिकों के लिए कराए जाते हैं। तो जब देश का नागरिक मांग रहा है आपसे सूचना, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? उसमें क्या छुपाने की सूचना है? आप पोलिंग एजेंट को देते हैं, वो सब जगह उसको फैला सकते हैं, तो कोई गोपनीय चीज तो है नहीं। पर बिल्कुल अड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन कि हम नहीं देंगे ये जो फॉर्म 17C के पार्ट 1 है। अब ये देखिए कि 2024 का जो जनरल इलेक्शन हुआ उसमें भी ये प्रॉब्लम आई कि वोटर टर्नआउट की एब्सोल्यूट नंबर ही नहीं दे रहा है चुनाव आयोग। फाइनली भी जो नंबर दिए एब्सोल्यूट नंबर्स वो भी फॉर्म 17C से नहीं दिए, कहा कि हाँ ये नंबर है पर फॉर्म 17C से नहीं है। और जो उन्होंने परसेंटेज में नंबर्स दिए उसमें इतनी बढ़ोतरी हुई फ्रॉम द डे जिस दिन पोलिंग हुई, उन्होंने जो आंकड़े दिए उससे जो 2 दिन बाद फाइनल आंकड़े दिए वोटर टर्नआउट के, उसमें तो कहीं पे 7%, कहीं 10%। उड़ीसा में, मैं अभी भुवनेश्वर से आ रही हूं वापस, वहां पे तो 30% का वोटर इंक्रीज है, वोटर टर्नआउट। मतलब लोग अचंभित हैं कि 30% का वोटर इंक्रीज, टर्नआउट, वोटर टर्नआउट में इंक्रीज कैसे हो सकता है। वो भी तो शाम के लोग 5 बजे के बाद।
शाम के 5 बजे के बाद कैसे हो सकता है? मतलब कितने लाखों लोग लाइनों में खड़े हैं भाई। लोगों ने 3 चीजें मांगी अपने आप को संतुष्ट करने के लिए पूरे देश में। मैंने भी मांगी, औरों ने भी मांगी कि आप हमें फॉर्म 17C की कॉपी दे दीजिए, हम खुद ही देख लेंगे कि कितने लोग आए थे। हो सकता है कि उसमें क्लियर हो जाए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, सीसीटीवी फुटेज की कॉपी दे दीजिए आप हमको, हम देख लेंगे कि कितने लोग लाइन में खड़े थे। और तीसरा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी। बिकॉज पूनम, फॉर द क्लैरिटी ऑफ योर व्यूअर्स मैं बता दूं कि जिस जिस टाइम पे पोलिंग खत्म होती है, उस टाइम पे जितने भी लोग लाइन में खड़े होते हैं केवल उनको कूपन्स दिए जाते हैं और उनको वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। जो उसके बाद आते हैं वो वोट नहीं कर सकते। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी में लिखा होता है कि कितने कूपन बटे, तो साफ नजर आ जाता है कि तो ये तीनों चीजें मांगी गई अब इलेक्शन कमीशन से। हमने मांगी आफ्टर द जनरल इलेक्शंस, दिल्ली इलेक्शन के बाद भी मांगी, हरियाणा इलेक्शन के बाद भी लोगों ने मांगी, और ये मैटर जाके पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में गया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आपके कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं इलेक्शन कमीशन के, आपको कैसे इलेक्शन को कंडक्ट करना है। उसमें रूल 93(2) में लिखा है कि आपको लोगों को सूचना देनी है, तो जो भी सूचना आपको उसके तहत देनी है आप दे दीजिए। चुनाव आयोग ने क्या किया? सूचना नहीं दी, लेकिन केंद्र सरकार रूल के ही पास बदल भागे। दिया। रूल ही बिल्कुल बदल दिया। केंद्र सरकार के पास भागे और रूल ही बदल दिया। तो मतलब ये तो कह रहे हैं ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लोग कह रहे हैं कि हमें Exactly. सूचना दीजिए, कोर्ट कह रहे हैं हाँ आप लोगों को सूचना दे दीजिए, वो कह रहे हैं चलिए हम रूल ही बदल देते हैं, कानून ही बदल देते हैं। तो मतलब इस तरीके का रवैया रवैया जो बहुत इलेक्शन प्रॉब्लम। कमीशन का रह रहा है। और आप, मैं यही याद कर रही थी कि जो चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन था, जिसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मासी जो पकड़े गए थे, जो बैलेट्स को डिफेस कर हाँ, रहे थे जिससे बीजेपी जीत जाए, और उनका सीसीटीवी कैमरा बाहर आ गया, तो उसने दिखाया कि सीसीटीवी कैमरा कितना पावरफुल हो सकता है, उसकी मैम फुटेज। सीसीटीवी पे आप आए तो मैं आपसे ये सवाल पूछ ही लेती हूँ। अभी फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर लवासा जी से भी इंटरव्यू किया था, मैंने कहा ये जो जवाब सीसीटीवी कैमरा माँ बहन बेटियों वाला जो ज्ञानेश कुमार जी ने कहा है, बीइंग अ वुमन, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जवाब मतलब कैसे सेटल करेगा? मतलब आपने जब सुना आपका क्या रिएक्शन था इस पर? देखिए पूनम, ये तो कंप्लीटली एब्सर्ड बातें हैं। देखिए, अगर ज्ञानेश कुमार जी इससे वरिड हैं कि महिलाओं की प्रिवेसी का हनन होगा, उन्होंने कहा कि भाई क्या माताओं बहुओं और बेटियों के वीडियो कैमरा के जो कवरेज है वो हमें लोगों को दे देनी चाहिए। भाई तो आपने क्या माताओं बहुओं और बेटियों से इजाजत ली थी वो सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए? आपने तो वीडियो फुटेज ले हाँ, ली, ओके। और वो कोई वीडियो फुटेज कोई प्राइवेट व्यूइंग के तो है नहीं, वो तो इसीलिए है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो सके। वहां पर कोई भी माताएं बेटियां और बहुएं कोई प्राइवेट एक्टिविटी तो कर नहीं रही हैं भाई। वो कोई ट्रायल रूम का, किसी रेस्ट रूम का तो कोई फुटेज है नहीं। ये तो पब्लिक एक्टिविटी है जहां सब लोग जाकर अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज कर रहे हैं। लोग इसका एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में ये सूचना होनी चाहिए लोगों के सामने। अब जब आपको वीडियो लेना है तब तो आपको प्रिवेसी की फिक्र नहीं हुई। जब जवाबदेही के लिए लोगों ने वीडियो मांग लिया तो आप कह रहे हैं कि हम माताओं और बहुओं और बेटियों की बात, आपको प्रिवेसी की याद आ गई। दिस इज एब्सोल्यूटली क्लासिक केस, जहां पर इलेक्शन कमीशन किसी भी आड़ में छुप रहे हैं, तो और किसी भी जो तरह का रिस्पॉन्स दे दे ताकि कुछ उन्हें भी रिस्पांस दे ज्यादा रहे शोर हैं। ना पड़े। मतलब आप मुझे बताइए ना कि फिर व्हाई शुड द इलेक्शन कमीशन नॉट बी होल्ड अप टुडे फॉर ब्रीचिंग द प्रिवेसी ऑफ विमेन बाय टेकिंग द सीसीटीवी वीडियो? उन्होंने कंसेंट लिया क्या महिलाओं का ये सब वीडियो और फोटो बनाने लेने से पहले? लेकिन उनके और वेबसाइट पे कितने सारे फोटोज हैं। मैं वही कहने वाली थी कि खुद डालते हैं जब ये दिखाना हो कि देखिए कितनी महिलाएं लार्ज नंबर्स में आई वोट करने के लिए। हम कितने
सीईओज की वेबसाइट पर देखते हैं कि वो डाल रहे हैं फोटोग्राफ्स, तब आपको नहीं लगता कि माताएं बहू और बेटियों का प्रिवेसी का क्या होगा। लेकिन जब आपसे मांग लिया जाता है कि आप दिखाइए हमें, देखिए लोगों को डर क्या है, सीधी बात है पूनम, लोगों को वोटर टर्नआउट का क्या शंका हो रही है। बैलेट स्टफिंग जो पहले होती थी कि भाई पेटी के अंदर खूब सारे वोट बाद में भर दिए जाते थे, ये उस तरीके से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि फेक वोटर्स हैं या ईवीएम के बटन बाद में दबा दिए जा रहे हैं और नंबर बढ़ा दिया जा रहा है, क्योंकि 30% कैसे बढ़ रहा है, तो लोगों के मन में ये शंका है। हो सकता है ये बिल्कुल गलत शंका हो, पर इसको कैसे शंका को दूर किया जाएगा? शंका को दूर करने का तो एक ही तरीका है कि इलेक्शन कमीशन कहे देख लीजिए, आप सारे डॉक्यूमेंट सारे देख लीजिए, डॉक्यूमेंट देंगे कुछ तो काम छुपाने के लिए है ही नहीं हमारे पास। करेक्ट। ये रहा हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी, उसमें तो किसी माता बहन का कोई नाम या फोटो नहीं है, वो भी नहीं देंगे। फॉर्म 17C में तो किसी माताओं और बहनों और बहुओं की फोटोग्राफ नहीं है, वीडियो नहीं है, आप वो भी नहीं दे रहे। तो मतलब ये जो पूरा हम एक जो श्रृंखला देख रहे हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन लगातार, जिसको कहते हैं पर्दे के पीछे काम करने की कोशिश कर रहा है, दिस इज वेरी वेरी डैमिंग फॉर द रेप्यूटेशन एंड फॉर पब्लिक ट्रस्ट इन द इलेक्शन कमीशन। मैम जस्ट टू ऐड कि जहां तक प्रिवेसी की बात है तो पुरुषों के लिए भी वो उतना ही लागू होता है जितना महिलाओं बिल्कुल, के लिए होता है। बिल्कुल, उनकी प्रिवेसी प्रिवेसी नहीं है अगर आप बिल्कुल। फोटो दे रहे हैं। आप अगर प्रिवेसी की बात करें तो मतलब ये कैसा आर्ग्यूमेंट था, कि बेतुका आप आर्ग्यूमेंट आप दे ये रहे हैं argument कि हम, और जैसा मैंने कहा, भाई फोटो या वीडियो लेने से पहले हम में से तो किसी से नहीं कंसेंट कंसेंट लिया गया, तो मतलब कोई तो देख ही रहे हैं वो वीडियोस और उनके फोटोग्राफ्स। प्रॉपर हॉल वेबकास्टिंग वाली हॉल में बिल्कुल, सब देखते हैं। तो मैम बिल्कुल। अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो ये जवाब नहीं आया है, जस्ट फॉर द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि जब आरटीआई में जवाब नहीं आता तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या ले सकते हैं आप? देखिए, एक तो सीधी बात है कि हम लोग फर्स्ट अपील फाइल कर रहे हैं, जो कि कमीशन में ही पहले जाएगी, इलेक्शन कमीशन में। और अगर वहां से उन्होंने कोई सही जवाब दे दिया अलग बात है, नहीं दिया तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में हम सेकंड अपील डालेंगे। साथ ही में हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक कंप्लेंट भी डाल रहे हैं, जिसके तहत इंफॉर्मेशन नहीं मिलती बट शो कॉज नोटिस होता है टू द पब्लिक अथॉरिटी कि आप पर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए आपने, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर मैटर जहां पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि हमने इंडिपेंडेंट अप्रेजल किया है, जब हमने इंडिपेंडेंट अप्रेजल की कॉपी मांगी है तो वो कह रहे हैं हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो या तो ये अपने सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में झूठ बोल रहे हैं या यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन दे करेक्ट रहे हैं हमें। करेक्ट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये पूरी जो बात है इसके तह तक पहुंचा जाए, बिकॉज इस तरीके से तो अगर काम होगा, आप सोचिए कि आज अगर हम देखें 65 लाख लोगों के नाम जो हटे हैं, इंक्लूड नहीं हुए हैं वोटर लिस्ट में, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, बिहार एसआईआर के फर्स्ट फेज के बाद, ये तो इससे नंबर बढ़ सकता है। और ये तो केवल बिहार की बात है। अब पूरे देश में आप एसआईआर करेंगे, कितने लाखों करोड़ों लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो सकते हैं इस प्रोसेस से, उन्हें कितनी एंजाइटी और दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। मतलब चुनाव आयोग ये भी नहीं बताएंगे कि क्या जरूरत उन्हें दिखी है एक्सरसाइज करने की। मतलब ऐसे अब तो मनमानी चलेगी तो लोकतंत्र तो नहीं कहा जा सकता। कल को शासन में कोई भी बैठे हैं वो उठ के बस सुबह ये कह दे आज अब ये होगा, ये कोई शाही फरमान के तरीके से आप चलाएंगे लोकतंत्र, तो उसको लोकतंत्र तो नहीं कहेंगे हम। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। इसको चैलेंज तो डेफिनेटली किया जाएगा। और इस पूरे मुद्दे को मुझे लगता है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए कि वो जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के साथ सूचना मुहैया नहीं करा रहे, और दिख रहा है, बहुत ऑब्वियसली दिख रहा है कि नहीं करा रहे, उससे जो इलेक्शन कमीशन की छवि है उस पर बहुत ही खराब असर हो रहा है। आज कोई इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ है, कल कोई और होंगे, लेकिन देश में जो इलेक्शन कमीशन की जो जगह है उस, और जो उसकी जगह होनी चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट के बगैर तो चुनाव करा लीजिए आप जितने भी कराने हैं, क्या फायदा है। तो ट्रस्ट तो तभी होगा जब लगता है हाँ भाई रेफरी सही बैठे हैं, वो सही से काम कराएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है हमारी। अगर वही विश्वास टूट जाता है तो चुनावी लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
बट द गुड थिंग है कि मैम हमारे पास अभी भी है ऑप्शन इसको फाइट आउट करने के लिए, एंड आप लोग उस पर डेफिनेटली करेंगे। लेकिन एक ही है चीज कि ये पूरे प्रोसेस में भी बहुत लंबा समय लग सकता है। तब तक शायद बिहार का इलेक्शंस भी खत्म हो जाए, क्योंकि पता नहीं कितना समय लगे कंप्लेंट के ऊपर सो मोटो कॉग्निजेंस लेने में और उनके रिस्पॉन्स आने में। तो ओवरऑल थैंक यू मैम, आपने इतने अच्छे तरीके से पर्सपेक्टिव दिया इस चीज को, और बताया कि क्यों ये पर्टिकुलर आरटीआई रिस्पॉन्स का इतना बड़ा महत्व है। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप और आरटीआई लगाएं एंड यू गेट सम मोर रिस्पॉन्सेज, हालांकि उम्मीद बहुत कम है। बट नॉनदलेस आप ये दो आरटीआई पर जवाब नहीं देने का मतलब सिंपल सा है कि वो जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अंजलि जी, एंड आप अपनी फाइट थैंक यू में लगे पूनम। रहिए और आरटीआईज लगाते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया।